फ्रेंड्स नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं अपने सेशन में, जिसका नाम है हमारा BMW सेशन। इस सेशन में हम लेक्चर नंबर 3 में हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा। आज नए टॉपिक्स को, हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग आज। फ्यूल एंड कंबशन चैप्टर 1 जो हमारा था वो हमारा कंप्लीट हो चुका है 2 हमारे वीडियो लेक्चर्स में। जिन लोगों ने हमारा इससे पुराना वीडियो नहीं देखा है फ्रेंड्स, तो मैं बता दूँ, आप लोग वहाँ जाके मेरा पुराना वीडियो देख सकते हैं, जिससे आपको वहाँ पे चीज़ें और छोटे छोटे कंसेप्ट्स को क्लियर हो जाएंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम नेक्स्ट चैप्टर फ्यूल एंड कंबशन, ईंधन और ईंधन का दहन के बारे में हम लोग पूरी तरह से समझेंगे कि किस तरीके से हमारा फ्यूल और कंबशन हमारा वर्क करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं फ्यूल ईंधन होता क्या है। फ्यूल जो ईंधन की बात कर रहे हैं हम लोग, फ्यूल जो ईंधन होता है वो क्या होता है, वह ऐसा पदार्थ होता है कि जब हम किसी भी ईंधन को जब हम जलाते हैं, जब जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब हम उसे जलाते हैं तो जो भी हीट डेवलप होती है, जलाने के बाद जो हीट निकलती है ईंधन से, वही जो हीट होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। ठीक है, जैसे हम बात कर रहे हैं लकड़ी होती है, डीजल होता है, पेट्रोल होता है, तो ये जब भी जलते हैं तो इनमें से ऊष्मा निकलती है। और जब ये ऐसी चीज़ें, ऐसे पदार्थ जिनमें से ऊष्मा निकलेगी, वो पदार्थ हमारे कहलाते हैं ईंधन। ठीक है, वह पदार्थ जिसका ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाने पर ऊष्मा उत्पन्न करता है उसे ईंधन कहते हैं, जैसे लकड़ी, डीजल, पेट्रोलियम गैस या पेट्रोल। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं हम लोग ईंधन का हम लोग कुछ वर्गीकरण के बारे में पढ़ते हैं कि ईंधन का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। तो ईंधन का वर्गीकरण भौतिक अवस्था के आधार पर किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है हमारा ठोस ईंधन, जिसे हम लोग कहते हैं सॉलिड फ्यूल। ठीक है, सॉलिड फ्यूल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सॉलिड फ्यूल क्या होता है, सॉलिड फ्यूल में जैसे लकड़ी होती है, कोयला होता है, कोल होता है, कोक होता है, चारकोल होता है। ठीक है, पैराफिन वैक्स हो गया। तो चारकोल आप समझ रहे हैं, जो हमारा लकड़ी जो हमारी कोल के फॉर्म में बन जाती है, और पैराफिन वैक्स जो हमारा मोम होता है। ठीक है, पैराफिन वैक्स। तो ये सब चीज़ें हमारी क्या होती हैं, हमारी ये सब होता है हमारा ठोस ईंधन, मीन्स सॉलिड फ्यूल्स होते हैं जो सॉलिड की फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, जिनको हम लोग सॉलिड की फॉर्म में पाए जाते हैं उनको हम लोग एज अ ठोस हम लोग क्या करते हैं, उसे जलाते हैं, और वो हमारा एज अ ईंधन हमारा क्या करता है, वो काम करता है। ठीक है, दूसरा है हमारा द्रव ईंधन। द्रव ईंधन में कौन कौन से पाए जाते हैं, केरोसिन, मिट्टी, केरोसिन या हम लोग कहते हैं इसे मिट्टी का तेल। उसके बाद दूसरा होता है, उसके बाद होता है पेट्रोल। ठीक है बेटा, उसके बाद होता है एल्कोहल, उसके बाद होता है द्रवित हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 4 हो गए बेटा, केरोसिन, मिट्टी का तेल जिसका नाम है, उसका दूसरा होता है पेट्रोल, तीसरा होता है एल्कोहल, चौथा है हमारा द्रवित हाइड्रोजन। तो ये सब क्या है हमारे, ये सब हमारे लिक्विड क्या है, लिक्विड फ्यूल है। ध्यान रखिएगा, ये क्या है हमारे लिक्विड फ्यूल है। तो लिक्विड फ्यूल हैं, तो ये सब हमारे क्या करते हैं, जब भी ये जलेंगे तो ये हमें ऊष्मा प्रदान करते हैं। ठीक है, केरोसिन होता है, पेट्रोल होता है, द्रवित हाइड्रोजन मीन्स लिक्विड हाइड्रोजन, ये भी हमें क्या करता है, एनर्जी इसके अंदर होती है। वो एनर्जी क्या मिलती है हमें, ये एनर्जी हमें मिलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट है हमारा गैसीय ईंधन। गैसीय ईंधन में कौन कौन से होते हैं, जो गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जिनकी अवस्था कैसी होती है, गैस होती है, उन्हें हम लोग गैसीय ईंधन कहते हैं, और वो जलने के बाद भी गैस की फॉर्म में निकलते हैं। ठीक है, तो जैसे उसमें सबसे पहला होता है हमारा प्राकृतिक गैस, दूसरा होता है पेट्रोलियम गैस, तीसरा होता है कोल गैस, बायोगैस, हाइड्रोजन गैस। तो जितने भी हमारे गैसेस होते हैं हमारे जो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जैसे नेचुरल गैसेस की बात की जाए, पेट्रोलियम गैसेस की बात की जाए, कोल गैसेस की बात की जाए, या बायोगैसेस जो बनते हैं हमारे, या हाइड्रोजन गैसेस, तो ये सारे कौन से होते हैं हमारे, ये गैसीय ईंधन हमारे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा है कंबशन ऑफ फ्यूल। अब ईंधन का दहन होता कैसे है। ठीक है, तो ईंधन का दहन कैसे होता है कि ये भी हमारा क्या है, केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है ना, ईंधन दहन हमारी क्या होती है, केमिकल रिएक्शन होती है, जिनमें हमारा क्या होता है, ईंधन को हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के साथ हम लोग उसे मिलाते हैं। ठीक है, O2 के साथ मिलाएंगे या H2 के साथ मिलाएंगे, और उसको मिलाने के बाद उसे हाई टेम्परेचर पर हम लोग क्या करते हैं, उसे गर्म करते हैं। जैसे हाई टेम्परेचर पर गर्म करेंगे तो वो क्या होगा हमारा, वो ऊष्मा देने लगेगा और जल जाएगा पूरी तरीके से, और ऊष्मा उत्पन्न करने लगेगा। तो ये प्रक्रिया कहलाती है हमारी ईंधन दहन की। ठीक है, ईंधन दहन वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत ईंधन जैसे ज्वलनशील तत्व हाइड्रोजन के साथ मिलकर ऑक्सीजन के साथ उच्च तापमान पर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इसमें आप देख लीजिए, अब हम आपको ये पूरा चित्र दिखा दे रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स का, जिसमें हम लोग ने ईंधन को 2 भागों में बांट रखा है। पहला है हमारा नेचुरल फ्यूल्स, दूसरा है आर्टिफिशियल या प्रिपेयर्ड फ्यूल्स। ठीक है, नेचुरल फ्यूल्स वो फ्यूल होते हैं जो प्रकृति में अपने आप, नेचर में अपने आप पाए जाते हैं।
ठीक है। और दूसरे होते हैं हमारे कृत्रिम, जो हम लोग बनाया जाता है, जो इंसानों के द्वारा या मैनमेड के द्वारा बनाया जाता है फ्यूल, वो हमारे कहलाते हैं हमारे आर्टिफिशियल या प्रिपेयर्ड फ्यूल। अब इससे ये नेचुरल फ्यूल जो हमारे जो प्रकृति में पाए जाते हैं, जो नेचर में हमें फाउंड होते हैं। इसमें 3 तरह के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, सॉलिड में पाए जाते हैं लकड़ी, पीट और कोयला। लिक्विड में पाए जाते हैं हमारे कच्चे पेट्रोलियम। और जो गैसेस में हमारे पाए जाते हैं वो क्या होते हैं, जो हमारे ऑयल माइन से निकलते हैं, खदानों से जो हमारे निकलते हैं, तो वो सारे हमारे कौन से होते हैं, वो हमारे गैसेस, हमारे फ्यूल्स में, गैसेस ईंधन में हमारे आते हैं। जिनमें पहला होता है हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसका अगर हम लोग फर्दर क्लासिफिकेशन करें कि आर्टिफिशियल फ्यूल्स कौन कौन से होते हैं, जो हमारे कृत्रिम ईंधन होते हैं, वो होते हैं हमारे चारकोल होते हैं, कोक होता है या चुसड़ी को, ये सब क्या होते हैं बेटा, ये ऐसे ईंधन होते हैं जो कि हमारे बनाए जाते हैं। एक जैसे कोल से हमारा ये बनता है चारकोल, ठीक है, कोक भी होता है, चूर्णित कोयला भी होता है, तो ये सब हमारे बनाए जाते हैं दूसरे हमारे नेचुरल फ्यूल से। जो भी हमारे फ्यूल बनेंगे, ठीक है ना, जो हमारे प्राकृतिक ईंधन होते हैं, उससे हम लोग जब कोई नया ईंधन बनाते हैं तो वो हमारे कृत्रिम में आते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग डीजल की बात कर रहे हैं, अल्कोहल की बात कर रहे हैं, पेट्रोल की बात कर रहे हैं। ये पेट्रोल ईंधन कभी प्रकृति में पाए नहीं जाते हैं, ना कि डीजल ना ही पेट्रोल। इसको हम लोग बनाते हैं, इसको हम लोग तैयार करते हैं, तो इसीलिए ये हमारा क्या होता है, ये हमारे किस में आते हैं, हमारे आर्टिफिशियल में आते हैं। उसके बाद कोक हो गया, गैसेस हो गए, ऑयल गैसेस हो गए, तो ये सब हमारे किस में आएंगे, ये सब भी हमारे आर्टिफिशियल में हमारे आएंगे। तो ये हमारा पूरी तरह से क्या है, ये हमारा क्लासिफिकेशन है फ्यूल्स का, कि फ्यूल्स को जो ईंधन का वर्गीकरण किया गया हम लोगों ने, वो इस तरीके से हमने वर्गीकरण किया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है कैलोरीफिक वैल्यूज ऑफ फ्यूल, ईंधनों का ऊष्मिक मान। तो ईंधनों का ऊष्मीय मान, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है बेटा, कि जब हम 1 किलोग्राम ईंधन को जलाते हैं, 1 किलोग्राम फ्यूल कोई भी होगा, उसको हम जलाएंगे, उसमें जलाने में जितनी भी ऊष्मा निकलेगी वही कैलोरीफिक वैल्यू होती है, उसी को कहते हैं ऊष्मीय मान। ठीक है, सिंपल वर्ड में समझ लीजिए कि 1 किलोग्राम ईंधन को जलाने में जितनी भी ऊष्मा निकलती है वही उसका कैलोरीफिक वैल्यू होता है, या उसी का ऊष्मा मान होता है, वो ईंधन का होता है। ठीक है, वो ईंधन तो ईंधन अलग अलग होता है, वो ईंधन पर डिपेंड करता है कि कौन सा ईंधन है, तो उसका ऊष्मीय मान अलग होगा। ठीक है, लेकिन सभी का ऊष्मीय मान 1 किलोग्राम ईंधन के जलाने पर ही पता चलता है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम ईंधन को पूरी तरह से दहन करने में प्राप्त ऊष्मा को ईंधन का ऊष्मीय मान कहते हैं। ठीक है, आगे चल रहे हैं, हम आगे बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा हायर कैलोरीफिक वैल्यू, ईंधन का उच्च ऊष्मीय मान। तो अब ये क्या होता है, एक होता है कैलोरीफिक वैल्यू ऊष्मीय मान, जो 1 किलोग्राम ईंधन जलाते हैं, ठीक है, उसमें जितनी भी ऊष्मा निकलेगी उसको हम लोग कहेंगे कैलोरीफिक वैल्यू, ऊष्मीय मान। लेकिन हायर कैलोरीफिक वैल्यू क्या आती है, कि जब किसी भी ईंधन को हम लोग जलाते हैं, तो जब हम उसका 1 मीटर क्यूब आयतन को जलाएंगे, ठीक है, जब हम उसका 1 मीटर क्यूब आयतन को पूरा जलाएंगे, उससे जो ऊष्मा निकलेगी, और उसके साथ साथ क्या है कि जब हमारा ऊष्मा का कुछ कंडेंसेशन भी हो रहा है, मान लीजिए कुछ ऊष्मा उसमें से पानी में भी कन्वर्ट हो रही है, तो उसकी भी ऊष्मा को जब हम लोग सम्मिलित कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं, तो वो जो वैल्यू आती, कैलोरीफिक वैल्यू आती है, या ऊष्मीय मान जो आता है, वो कहलाता है हायर कैलोरीफिक वैल्यू, या कहते हैं उच्च ऊष्मीय मान। ठीक है, मीन्स क्या हुआ कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम जो है किसी भी ईंधन का, जब हम उसे जलाते हैं, तो उन्हें जलाने पर भी जब हमारा कुछ जलाने के बाद क्या होता है कि कुछ हमारा जो वेपर फॉर्म में, वाष्प में बन गए, वो हमारे धीरे धीरे पानी में कन्वर्ट होते हैं, तो उनको भी जब हम लोग जोड़ देते हैं, वो भी जब जुड़ जाते हैं, उनका भी ऊष्मीय मान को जोड़ते हैं, तब वो जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो कहलाती है हमारी हायर कैलोरीफिक वैल्यू, या अधिक ऊष्मीय मान। ठीक है, तो किसी भी ईंधन का उच्च ऊष्मीय मान क्या होता है, उसकी इकाई आयतन के पूर्ण दहन से प्राप्त होने वाली ऊष्मा है, जबकि जल वाष्प संघनन से प्राप्त ऊष्मा भी सम्मिलित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या है, लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, लोअर कैलोरीफिक ईंधन का निम्न ऊष्मीय मान। तो यहाँ पर भी अब लोअर कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी, 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के फ्यूल को, ईंधन को जलाने में जितनी भी ऊष्मा लग रही है, या जितनी भी ऊष्मा निकल रही है उसमें से, ठीक है, और उसमें हम लोग जो कंडेंसेशन प्रोसेस हो रही है उस दौरान, उसको हम लोग सम्मिलित नहीं कर रहे हैं, उसको जोड़ नहीं रहे हैं, उसके बिना जो जितनी भी हीट निकल रही है वो कहलाएगी हमारी लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, या निम्न ऊष्मीय मान। ठीक है, सिंपल चीज़ है, जब हम लोग उसे जोड़ रहे हैं, कंडेंसेशन प्रोसेस में जितनी भी ऊष्मा हमारी पानी में कन्वर्ट हो रही है, उसकी हीट को जोड़ रहे हैं, तो वो हमारा हायर कैलोरीफिक वैल्यू होता है। और जब हम लोग उसे नहीं जोड़ते हैं, तो वो हमारा कहलाता है लोअर कैलोरीफिक वैल्यू, या निम्न ऊष्मीय मान। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो रहा है आपको। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हमारी इक्वेशन ऑफ कंबशन प्रोसेस, दहन प्रक्रिया समीकरण।
तो दहन प्रक्रिया समीकरण में क्या होता है कि अब हमें पढ़ेंगे कि भाई कंबशन इक्वेशन प्रोसेस किस तरीके से बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कार्बन की। तो जब हम कार्बन का दहन करते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में, तब हमारा क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कैसे, जैसे सी है, इसको प्लस करके हम लोग ने ऑक्सीजन के साथ क्या किया, बर्न कर दिया, तो क्या बनेगा, CO2 बनेगा, CO2। ठीक है, और क्या निकलेगी, लास्ट में हीट निकलेगी, बहुत लार्ज अमाउंट में क्या होगी, हीट हमारी निकलेगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, कंबशन प्रोसेस होता है। जब कार्बन का दहन ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा के साथ किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है तथा बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। देखिए यहाँ पे C+O2 बराबर कितना है, CO2। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे कितना लिखा हमने, C+O2 बराबर CO2। तो C कितना है, C का कितना होता है मास, हमारा एटॉमिक मास कितना होता है, 12। ठीक है, O2 का कितना हो जाएगा, O का होता है 16, तो O2 का कितना हो जाएगा हमारा, O2 का हो जाएगा 32। ठीक है, CO2 का कितना हो जाएगा, 44 आप निकालिएगा, 12 + 32 ये किसके बराबर आ जाएगा, 44। ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटे, इसमें 12 + 32 कैसे 44 बना हमारा, तो कार्बन के 12, O2 का 32, CO2 का 44। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कार्बन की कंबशन की बात कर रहे हैं, कार्बन का दहन किस प्रक्रिया से हो रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबको भाग दे देंगे। इसको 12 से भाग दे दीजिए, 32 को 12 से भाग दे दीजिए और 44 को 12 से भाग दे दीजिए, कितना आएगा, 1 kg, 8/3 kg, 11/3 kg। इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोग्राम अगर हम कार्बन को जलाएंगे तो उसमें ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत पड़ती है, हमें 8/3 किलोग्राम ऑक्सीजन की मास की ज़रूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन के मास की। और CO2 जो कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है उसकी 11/3 किलोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मतलब एक कार्बन को जलाने में एक किलोग्राम कार्बन को जलाने में 8/3 किलोग्राम हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी और 11/3 जो होगा किलोग्राम ये किसकी रिक्वायरमेंट होगी, CO2 की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं सल्फर। सल्फर क्या होता है, जब सल्फर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस या ऊष्मा उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, सल्फर को जब हम ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाएंगे तो S+O2 क्या बनेगा, SO2। ठीक है, S का कितना होता है, S का होता है एटॉमिक नंबर, ध्यान रखिएगा सभी लोग, 32 होता है। O2 का अभी मैंने बताया 32, ऑक्सीजन का होता है 16। ठीक है, और SO2 को आप जोड़ के निकाल लीजिएगा, SO2 तो सल्फर का 1 है और ऑक्सीजन के 2 हैं, तो 32 × 2 मीन्स 64 + 32। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा आपको, नहीं 16 × 2 32 होगा। ठीक, तो ये 64 हो जाएगा। तो अब आप ये बताइए कि सल्फर को 1 किलोग्राम जलाने पे ऑक्सीजन की 1 किलोग्राम मात्रा की आवश्यकता होगी और इसकी आवश्यकता हमारी 2 किलोग्राम की होगी। कि कुछ नहीं करेंगे, 32 को 32 को भाग दे देंगे, इसको 32 से भाग दे देंगे और 64 को 32 से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि भाई 1 किलोग्राम सल्फर को जलाने में 1 किलोग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और 2 किलोग्राम सल्फर डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आप जब जलाएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में तो क्या कैसी प्रोसेस होंगी, तो देखिए जब हाइड्रोजन को जलाएंगे तो हाइड्रोजन को जलाने के लिए सबसे पहली बात है कि 2 मॉलिक्यूल चाहिए होगा हमें हाइड्रोजन के, H2 के 2 मॉलिक्यूल चाहिए, उसके साथ O2 मिक्स करेंगे, उसके बाद कितना बनेगा हमारा 2H2O। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, H का कितना होता है एटॉमिक नंबर, H का एटॉमिक नंबर होता है 1, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 2H2 मतलब 4, ऑक्सीजन मीन्स 32 हो गया, ऑक्सीजन का होता है 16, तो O2 का कितना हो जाएगा 32, 2H2O। H2O का कितना होता है हमारा, H2O का होता है 16 + 2 18, तो 2 हैं तो मीन्स 36 हो गया। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि हाइड्रोजन को जलाने में कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, तो 4 से डिवाइड कर देंगे चारों तरफ। ठीक है, आगे और पीछे दोनों तरफ हम लोग क्या करेंगे, इसे 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 4 से डिवाइड करने के बाद क्या आ रहा है हमारा कि ये 1 किलोग्राम आ रहा है, ये 8 किलोग्राम आ रहा है, ये 9 किलोग्राम आ रहा है। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि 1 किलोग्राम हमारा हाइड्रोजन को जलाने के लिए 8 किलोग्राम हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है और 9 किलोग्राम हमारी वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो कभी भी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि 1 किलोग्राम हाइड्रोजन को जलाने में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 8 किलोग्राम। ठीक है, इसी तरीके से सल्फर के 1 किलोग्राम को जलाने में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 1 किलोग्राम। ठीक है, इसके बाद और पूछ लिया जाए कि कार्बन को जलाने में कितनी रिक्वायरमेंट होती है, 8/3 किलोग्राम। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, 8/3 किलोग्राम, 8/3 किलोग्राम, 1 किलोग्राम। ठीक है, और कितना हो जाएगा 8 किलोग्राम, ये 3 चीज़ होती हैं,
ये हमारी होती है कार्बन के लिए होती है, ये हमारी होती है सल्फ़र के लिए होती है, और ये हमारी किसके लिए होती है, हाइड्रोजन के लिए होती है। तो ये तीनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, एग्जाम में कभी भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं कंबशन ऑफ सिंपल कंपाउंड्स। अब हम बात करेंगे कंबशन ऑन मास बेसिस, मीन्स मास के टर्म्स में, कि केजी के टर्म्स में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो कंबशन हो रहा है केस कुछ कंपाउंड्स का वो कैसे होगा। तो सबसे पहली बात है, हमारा सबसे पहला टॉपिक है इसमें हमारा है कंबशन ऑफ मीथेन, कि मीथेन का कंबशन कैसे होगा। तो मीथेन क्या होता है बेटा, मीथेन को हम लोग मार्श गैस भी कहते हैं, पता है सभी को। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, ये सभी ध्यान रखिएगा, CH4 होता है मीथेन का फॉर्मूला। ठीक, तो इसको जब हम लोग क्या करेंगे, इसका कंबशन करेंगे ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा CO2 + O2। ठीक है, क्लियर हो रहा है। देखिए यहाँ से आप लोग देखिए, यहाँ पे मैं दिखा दूँ, CH4 + 2O2 दिख रहा है, CO2 + 2H2O। ठीक है, अब CH4 का एटॉमिक मास कैसे निकलेगा हमारा, C का होता है 12, H का होता है 1, तो H यहाँ पे 4 है, तो 12 4 16। ठीक है, इसीलिए लिखा है यहाँ पे 12 + 4 × 1 16। 2O2 कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा। यहाँ पे 2O2 64 कैसे बना, क्योंकि O के 16 होते हैं, O यहाँ पे 4 है, तो 6 × 4 64। ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा। इसके बाद आ रहा है CO2 में कितने होंगे, C के 12 प्लस ऑक्सीजन के 16 × 2 32, तो ये हो जाएगा हमारा 44। ठीक है, 2H2O का क्या हो जाएगा, 2H2O सभी को पता है, H2O का ध्यान रखिएगा, सबका 18 होता है, तो 2 हैं तो मीन्स 36 हो जाएगा। क्लियर हो बेटा, 16 64 44 और 36, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए किस तरीके से आई हैं। तो अब हमें बताना है कि कंबशन ऑफ मीथेन, कंबशन मीथेन मीन मीथेन को 1 किलोग्राम बर्न करने पे, जलाने पर कितने कितने की आवश्यकता होती है। तो हम लोग ने क्या किया, 16 से भाग कर देंगे सारे सब तीनों चारों में। ठीक है, तो 16 से भाग कर देंगे, 1 किलोग्राम हमारा हो गया मीथेन, तो उसके बाद हो गया 4 किलोग्राम हो गया हमारा ऑक्सीजन, उसके बाद 11/4 किलोग्राम हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, और 9/4 हो गया हमारा वाटर। तो इसका मतलब ये हो गया कि 1 किलोग्राम मीथेन को जलाने में 4 किलोग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। ठीक है, और उससे हमारा 11/4 किलोग्राम हमारा क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, और वाटर कितना बनेगा, 9/4 किलोग्राम हमारा बनेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग कंबशन ऑफ एसिटिलीन। एसिटिलीन मीन्स C2H2। ठीक है, एसिटिलीन की बात कर रहे हैं, एसिटिलीन हमारी। ठीक, तो एसिटिलीन को जब हम ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे तो कैसे बनेगा, C2H2 2 × C2H2 + 5O2, ये बनेगा हमारा 4CO2 + 2H2O। ठीक है, ये हमारी क्या इक्वेशन है, कंबशन इक्वेशन किसकी है, एसिटिलीन की। जब एसिटिलीन को हम लोग ऑक्सीजन के साथ हम लोग जब उसे जलाते हैं, गर्म करते हैं, तो CO2 निकलता है और H2O निकलता है। 4 मॉलिक्यूल्स हमारे, 4 निकलते हैं पार्ट हमारे ऑक्सीजन के, और 2 पार्ट निकलते हैं हमारे वाटर के, पानी के। ठीक है, तो C2H2 का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 52। नहीं निकालने आता बेटा, सब निकालना सीख जाइएगा। 12 × 2 मीन्स 12 होता है कार्बन के, 2 होते हैं प्लस, हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 × 1। ठीक है, क्लियर हो रहा है बेटा। ठीक, ये कितना हो गया, 24 + 2 26। ठीक, लेकिन यहाँ पे दो C2H2 है, तो 26 × 2 हो जाएगा, मीन्स 52। ठीक, इसीलिए यहाँ पे ये क्या लगा है, 52 लिखा है। ठीक है, 5O2 हो जाएगा। ठीक, O2 का कितना होता है, 32 होता है, तो 5 है, तो 32 × 5 160। ठीक है, बाकी चीज़ क्लियर हो रहा है बेटा, ये सब आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यूज़ लिखी हैं एकदम ऐसी एकदम एग्जैक्ट आनी चाहिए। C2H2 का आंसर ये 52 है, 5O2 का 160 है, 4CO2 का 176 है, और 2H2O का 36 है। ठीक है, ये सब लोग ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं कि 1 किलोग्राम C2H2 को जलाने पे, कंबशन करने पर, दहन करने पर कितना हमारा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। तो कुछ नहीं, 52 से हम लोग सारे पूरी इक्वेशन में डिवाइड कर देंगे, तो 1 kg आ गया हमारा C2H2 का, 14/13 kg आ गया हमारा O2 का, 44/13 आ जाएगा CO2 का, 9/13 हमारा आ जाएगा वाटर का। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 किलोग्राम हमारे C2H2 एसिटिलीन को जलाने में 40/13 किलोग्राम ऑक्सीजन की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद 44/13 kg हमारी कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और 9/13 kg वाटर हमारा बनता है। इसका मतलब ये हो गया हमारा। ठीक है, कंबशन जो हमारा एसिटिलीन का होता है वो इस तरीके से हमारा होता है। ठीक है, ये सब आप लोग नोट कर लीजिएगा, एज इट इज़ कॉपी में लिख लीजिएगा, क्योंकि इक्वेशन कभी एग्जाम में पूछी जाती है कि एसिटिलीन को 1 किलोग्राम जलाने में कितनी आवश्यकता होती है,
मीथेन को जलाने में कितनी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग अमोनिया। तो अमोनिया को कैसे लिखेंगे, 4NH3 + 3O2 गिव राइज टू, कितना आंसर आ रहा है इसका, 2N2 + 6H2O। ये कंबशन इक्वेशन हो गई हमारी अमोनिया की, NH3 की। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या है, अब इसको कैसे करेंगे। अब इसमें सबसे पहली बात है कि अमोनिया का हमें पता होना चाहिए। तो नाइट्रोजन और NH3, नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन सभी लोग ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन का होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, सभी लोग ध्यान रखिएगा 14 होता है नाइट्रोजन का। ठीक है, ठीक है, NH3 कितना हो गया 14। ठीक है, और सॉरी NH3 का कितना, N का हो गया हमारा 7, सॉरी NH3। ठीक है, ये हो गया नाइट्रोजन का 14 + 3, ये टोटल हमारा बनता है 17। ध्यान रखिएगा नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 14 होता है, हाइड्रोजन का हमारा 1 होता है, मीन्स 3 हो गया, टोटल 17। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो गया 17 × 4, 4 है हमारे, तो 17 × 4 हो गया 68। ऑक्सीजन का ध्यान रखिएगा वो 32 होता है, × 3 हो गया। N2 नाइट्रोजन, N2 कितना हो गया, अभी नाइट्रोजन का मैंने 14 बताया था, तो N2 कितना हो जाएगा 28। नाइट्रोजन गैस का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28, ऐसी वाटर का 18, 18 × 6। ठीक है बेटा, तो ये क्लियर हो गई, ये इक्वेशन किस तरीके से बनी है। ठीक है, तो 4NH3 का हो जाएगा 68, 3O2 का हो जाएगा 96, 2N2O का हो जाएगा 56, 6H2O का 108। ये सब आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, क्योंकि जो मैंने लिखा है ये लिखा हुआ मैंने खुद कैलकुलेट किया हुआ, तभी ये चीज़ मैंने लिखी है। आप लोग सब कैलकुलेट करिएगा तभी आपको ये चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि अमोनिया कंबशन चाहिए, तो अमोनिया के 68 से हम लोग डिवाइड कर देंगे चारों तरफ, 68 को 96 से, ठीक है, 96 को 68 से डिवाइड कर देंगे, 56 को भी 68 से, 108 को भी 68 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से पता चलेगा कि 1 kg NH3 के लिए 24/17 O2 रिक्वायर्ड होगा, 14/17 N2 रिक्वायर्ड होगा, और 27/17 वाटर रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो मतलब होगा कि 1 किलोग्राम अमोनिया को जलाने के लिए 24/7 किलोग्राम हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, और उससे हमारा 14/17 नाइट्रोजन हमारा मिलेगा, और साथ साथ 27/17 kg का हमारा क्या मिलेगा, वाटर हमें मिलेगा। तो ये होती है अमोनिया का कंबशन। तो इस तरीके से आप और भी कई सारे कंपाउंड, सिंपल कंपाउंड्स का भी कंबशन पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो हो गया हमारा मास बेसिस में था। अभी तक का हम लोग ने जितना भी पढ़ा था वो सब किस में पढ़ा था, हम लोग ने मास बेसिस में पढ़ा था कि किलोग्राम बेसिस पर हम लोग कंबशन किस तरीके से करते हैं। अब हम बात करेंगे कि कंबशन जो करेंगे वॉल्यूमेट्रिक बेसिस में। ठीक है, वॉल्यूम के बेसिस में कन्वर्ट पढ़ेंगे कि आयतन के बेस पे हम लोग किस तरीके से कंबशन करते हैं। तो अब फिर से हम बात करेंगे मीथेन की। अब हम मीथेन की बात कर रहे हैं वॉल्यूम के बेसिस पे, ठीक है, आयतन के बेसिस पे। तो यहाँ पर CH4 + 2O2 इक्वेशन फिर से लिख लेंगे हम लोग, CO + 2H2O। सभी को पता होना चाहिए इक्वेशन, क्योंकि जब तक इक्वेशन नहीं पता होगी तो आप लोग कंबशन इक्वेशंस या कंबशन कितना हो रहा है, कितनी आवश्यकता है, ये सब चीज़ें आपको पता नहीं होंगी। तो ये सब चीज़ आप लोग लिख लीजिएगा और लिख के इसे याद कर लीजिएगा। CH4 + 2O2 गिव राइज टू CO2 + 2H2O, ये बन रहा है इक्वेशन हमारा। तो CH4 कितने हैं बेटा, इसमें CH4 1 है, 2O2 O2 कितने यहाँ पे 2 है, इसीलिए यहाँ पे 2 लिखा बेटा, क्योंकि अब वॉल्यूम के बेसिस में मेजर कर रहे हैं, ना कि अब हम लोग मास के बेसिस में मेजर करेंगे। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, मास के बेसिस में कर रहे थे, तो हम लोग इसका 16 निकाल रहे थे, 12 + 4 16। अब की बार हम लोग वॉल्यूम के बेसिस में, तो वॉल्यूम कितना है इसका, एक वॉल्यूम इसका है, ठीक है, और ऑक्सीजन के 2 वॉल्यूम है, यहाँ पे CO2 का 1 वॉल्यूम है, 2H2O के 2 वॉल्यूम है, ठीक है, इसलिए लिखा 1 + 2 = 1 + 2। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब + 2 मीटर क्यूब हो गया 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम को हम कंबशन करने के लिए, दहन करने के लिए मीथेन को हम लोग जो है कह रहे हैं कि मीथेन को दहन करने के लिए 2 मीटर क्यूब हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, 1 मीटर क्यूब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और 2 मीटर क्यूब हमारा क्या बनेगा, पानी बनेगा, जल वाष्प हमारा बनेगा, वाटर वेपर हमारा बनेगा। क्लियर हो रहा है बेटा इसमें। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब हमारा मीथेन को जलाने पर 2 मीटर क्यूब वॉल्यूम की आवश्यकता होती है, किसकी, ऑक्सीजन की, और 1 मीटर क्यूब हमारा CO2 बनता है, और 2 मीटर क्यूब हमारे क्या बनते हैं, जल वाष्प हमारा बनता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से ये हमारा आ रहा है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा कि वही चीज़ अब बात कर रहे हैं दोबारा एसिटिलीन कंबशन। अब एसिटिलीन कंबशन किसके बेसिस पे, वॉल्यूम बेसिस पे। ठीक है, फिर से इक्वेशन हम लोग लिखेंगे 2CH2H2 + 5O2, इससे क्या मिलेगा हमारा 4CO2 + 2H2O।
ठीक है। अब यहाँ पर कितने यूज़ हो रहे हैं, 2 यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे 5 यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे 4 यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पे 2 यूज़ हो रहे हैं, तो वॉल्यूम भी हमारा सेम हो जाएगा, 2 मीटर क्यूब, 5 मीटर क्यूब, 4 मीटर क्यूब और 2 मीटर क्यूब। ठीक है, तो हमें निकालना है एसिटिलीन का 1 मीटर क्यूब जलाने पर, तो एक एसिटिलीन का क्या करेंगे, 2 से सब में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब C2H2 एसिटिलीन को जलाने पे 5/2 मीटर क्यूब वॉल्यूम हमारा जो होगा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी, और 2 मीटर क्यूब CO2 की कार्बन डाइऑक्साइड गैस की रिक्वायरमेंट होगी, इतने वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट होगी, और 1 मीटर क्यूब हमारी वाटर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, ये चीज़ आप लोग सभी लोग ध्यान रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम लोग कंबशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया की बात कर रहे हैं कि वॉल्यूम बेसिस पर किस तरीके से अमोनिया का कंबशन हमारा होता है। ठीक है, तो 4NH3 + 3O2, इससे क्या बनेगा 2N2 + 6H2O। ठीक है, तो यहाँ पर 4NH3 मीन्स 4 है यहाँ पे वॉल्यूम, O2 का 3 वॉल्यूम है, 2N2O का मतलब 2 वॉल्यूम है, वाटर का हमारा 6 वॉल्यूम है। ठीक है, तो अब हमें बात करना है अमोनिया कंबशन। तो अमोनिया कंबशन कैसे होगा, इसको 4 से, सब में 4 से हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक है, तो 1 मीटर क्यूब हमारा अमोनिया को जलाने के लिए 0.75 वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, सॉरी वाटर नहीं, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, और 0.5 मीटर क्यूब नाइट्रोजन गैस की रिक्वायरमेंट होती है, और 1.5 मीटर क्यूब वाटर की रिक्वायरमेंट हमारी होती है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट है कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन। ठीक है, मीन्स ये है कि कम से कम कितनी एयर की आवश्यकता है कि पूरा से पूरा दहन हमारा हो सके। ठीक है, पूर्ण दहन के लिए आवश्यक न्यूनतम वायु की गणना। ठीक, तो जब भी हमारा क्या होता है, जब हम बात कर रहे हैं कि जब भी हमारा फ्यूल जलता है, कोई भी ईंधन हमारा जलता है, तो उसमें से ऊष्मा निकलती है। ठीक है, तो जब उसमें से ऊष्मा निकलेगी तो उसमें वायु की फॉर्म में निकलेगी, तो उसमें कई सारे पार्ट निकलते हैं। हम लोग जैसे बात करते हैं, नाइट्रोजन निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस निकलती हैं, और कुछ बहुत कम मात्रा में आर्गन गैसेस, नियॉन गैसेस, क्रिप्टॉन गैसेस, ये तीनों गैसेस भी पाई जाती हैं। तो वायु में जो हमारी नाइट्रोजन होती है, ठीक है, वो कितनी होती है, वो होती है 23% होती है। मास बेसिस की बात कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिए, मास बेसिस पर ऑक्सीजन हमारा 23% होता है, और 77% हमारा क्या होता है, नाइट्रोजन होता है एयर में। ठीक है, तो माना कि कोई ईंधन में 1 किलोग्राम हमारा कार्बन है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम लोग कोई सी ईंधन की बात कर रहे हैं, कोई भी ईंधन ले रहे हैं, उस ईंधन में क्या है कि 1 किलोग्राम हमारा कार्बन है, H किलोग्राम हमारा हाइड्रोजन है, O किलोग्राम हमारा ऑक्सीजन है, और S किलोग्राम हमारा क्या है, सल्फर है। ठीक है, तो अब हम लोग कह रहे हैं कि कार्बन के 1 किलोग्राम को जलाने पर पूरी तरीके से जलाने पर कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती थी, 8/3 किलोग्राम। ठीक है, मैंने अभी ऊपर बताया था, इससे पहले अभी थोड़े समय पहले मैंने डिस्कस किया था कि 1 किलोग्राम कार्बन को जलाने के लिए 8/3 किलोग्राम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कितना लिया है, C कार्बन लिया है, तो C कार्बन किलोग्राम कार्बन को जलाने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी, 8/3 × C। ठीक है, 8/3 × C। अब यहाँ पर हमारे पास C किलोग्राम की कार्बन है, तो C किलोग्राम के लिए 8/3 × C। ठीक है, हाइड्रोजन के 1 किलोग्राम जलाने पर ऑक्सीजन की कितनी रिक्वायरमेंट होती थी, 8 किलोग्राम, मैंने अभी ऊपर बताया था थोड़ी देर समय पहले। ठीक, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन के 1 किलोग्राम जलाने पर 8 किलोग्राम होगी, तो यहाँ पर हमने कितना लिया है, हाइड्रोजन के H किलोग्राम लिए हैं, तो H किलोग्राम कितना हो जाएगा, 8 × H, इसलिए यहाँ पे लिखा है 8 × H। इसी तरीके से सल्फर गंधक जो लिखा है, ये मीन सल्फर है, सल्फर को 1 किलोग्राम चलाने पर ऑक्सीजन की कितनी रिक्वायरमेंट होती थी, 1 किलोग्राम। ये प्रोपोर्शन सेम होता है कि 1 किलोग्राम सल्फर को जलाने के लिए 1 किलोग्राम की ही फ्यूल की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो S किलोग्राम जो हमारा सल्फर हो, गंधक हो, उसको जलाने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी हमारी, S किलोग्राम। ठीक है बेटा, तो टोटल, और ध्यान रखिएगा ईंधन में पहले से O किलोग्राम ऑक्सीजन भी विद्यमान है, पहले से हमारा प्रेजेंट है वहाँ पर। ठीक है, तो टोटल ईंधन को जलाने के लिए न्यूनतम कितना पड़ेगा बेटा, तो 8/3 C तो पहले से प्रेजेंट है, 8H हमें इतनी रिक्वायरमेंट है, और S, तो ये क्या है हमारी। ठीक है, इसको जलाने के लिए हमारे पास क्या है, टोटल इतनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, इसमें से कार्बन इतना लगेगा, 8H हमारा, हाइड्रोजन इतना लगेगा, सल्फर इतना लगेगा। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है वो किसी भी ईंधन के अंदर वो O प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब कितना न्यूनतम होगा, तो जब हम 8/3 C + 8H + S, इसमें से अगर ऑक्सीजन को माइनस कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कि मिनिमम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी, क्योंकि इतना तो हमें जलाने की ज़रूरत है, टोटल हमारे पास इतना है, तो इसमें से जब माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि एयर में
उसको जलाने के लिए न्यूनतम ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी हो रही है, तो 8/3C प्लस 8H प्लस S माइनस 0 माइनस O, 0 नहीं O, तो इतनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी मिनिमम। ठीक है, मिनिमम इतनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। लेकिन एयर में ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट होती है, 23% होती है। ठीक है, और 1 किलोग्राम ऑक्सीजन के लिए कितनी एयर की रिक्वायरमेंट होगी, तो 23/100 हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है ना, 23% मीन्स 0.23% हो गया ना, किलोग्राम हो गया ऑक्सीजन का। ठीक है, तो एयर 1 किलोग्राम वाटर को जलाने पे ऑक्सीजन को जलाने में कितनी रिक्वायरमेंट होगी, 23/100 मीन्स 0.23 हो गया। ठीक है, तो 0.23 वायु हमारी प्राप्त होती है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम हमारी वायु को जलाने पर, ठीक है ना, अब हमें कहना है कि 1 किलोग्राम दहन करने पर, फ्यूल को दहन करने पर जो हमारा होता है एयर की कितनी रिक्वायरमेंट होगी, ये चीज़ निकालनी है। क्योंकि एयर जो हमारा प्रेजेंट होता है वो हमारा 23% प्रेजेंट होता है, या कहते हैं हम लोग 0.23 किलोग्राम प्रेजेंट होता है। ठीक है, हमें मिनिमम ऑक्सीजन इतनी चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम एयर कितनी चाहिए होगी, मिनिमम एयर के लिए हमें H2O निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, सॉरी H2O नहीं, एयर निकालना पड़ेगा। एयर कितना प्रेजेंट है, 23%, 0.23, तो 0.23 मीन्स कितना हो जाएगा, ईंधन 1 किलोग्राम ईंधन को जलाने के लिए 100/23 इंटू जो हम लोग ने नेट निकाला था 8/3C प्लस 8H प्लस S माइनस O, तो इतनी हमारी क्या होगी, 1 किलोग्राम ईंधन को जलाने की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो ये तो हमारा था बेटा ऑक्सीजन का था। ठीक है, ये था हमारा ऑक्सीजन। ठीक, अभी 1 किलोग्राम ऑक्सीजन को जलाने के लिए हमें कितनी ज़रूरत पड़ रही थी, 23/100 ज़रूरत पड़ रही थी। ठीक है ना, ये क्या कहते हैं हमारा एयर को, मीन्स क्या हो गया कि 23/100 एयर को जलाने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट कितनी है, 1 किलोग्राम हमारी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन हमारे पास है कितने, 8/3C प्लस 8H प्लस S माइनस O, इतना है। ठीक है, तो अब हमें बात करना है कि 1 किलोग्राम, तो 1 किलोग्राम का कैसे होगा, हम लोग डिवाइड कर देंगे 100/23 से, 23/100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 1 किलोग्राम एयर के लिए, तो क्या आ जाएगा 100/23 इंटू 8/3C प्लस 8H प्लस S माइनस O। इस तरीके से हमारा ये आ जाएगा समीकरण। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा इक्वेशन को। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ इसको मैं आप लोग सब सॉल्व कर लीजिएगा, और इस तरीके से हमारा क्या होगा, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है ना, तो 1 किलोग्राम ईंधन को दहन करने के लिए जो एयर की रिक्वायरमेंट होगी वो इतनी होगी। सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में हम लोग यूज़ करेंगे आगे इक्वेशंस, आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए इसी चीज़ का इक्वेशंस को यूज़ किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा पॉलीटेक्निक क्लासेस चैनल है, इस चैनल पे मैंने ये टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रखा है, वहाँ पे आप लोग सभी लोग जुड़ जाइएगा। BMW के लिए, BMW के लिए जुड़ सकते हैं आप लोग, या हम लोग कह रहे हैं BMC के लिए, इसके लिए भी आप लोग जुड़ सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, बाकी हमारा ये यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल के थ्रू भी आप जुड़ जाइए, और हमें कांटेक्ट करना है तो आप लोग हमें इस जीमेल आईडी पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो आप सभी अपने फ्रेंड्स को बता दीजिएगा और उन सबको शेयर कर दीजिएगा, जिससे ये कंबशन ऑफ फ्यूल से रिलेटेड सेकंड चैप्टर के बारे में सारी चीज़ें पढ़ सके फ्रेंड्स।